हेलो वेलकम है आपका आज के हमारे इस नई वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। हाय, मैं हूँ आशीष कुमार और ये कहानी मुझे सुशांत ने भेजी है। झारखंड के एक दूर दराज गांव में 3 दोस्त जो कि 16 साल के थे, सुशांत, शिवनाथ और रवि, ने 31 दिसंबर को पिकनिक मनाने का फैसला किया। उनका गांव घने जंगलों से घिरा हुआ था और 1 किलोमीटर दूर एक हाईवे थी जिसके किनारे एक शांत नदी बह रही थी। एक दिन पहले पिकनिक के लिए जगह ढूंढते हुए उन्होंने नदी के किनारे एक शांत और सुंदर जगह देखा जो उनके पार्टी के लिए बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। अगले दिन 3 बजे दोपहर को तीनों दोस्त उस जगह पर पहुंचे और अपना खाना पीना ले आए। वो जगह काफ़ी शांत थी। पेड़ों की सरसराहट और नदी की आवाज़ से माहौल काफ़ी सुकून देने वाला था। उन्होंने अपनी छोटी सी बॉनफायर जलाई, स्नैक्स बनाए और बचपन की यादों में खो गए। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था जब तक सूर्य अस्त नहीं हुआ। जैसे ही शाम हुई, जंगल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। शिवनाथ, जो नदी के पास खड़ा था, अचानक मुड़ा और बोला, क्या तुमने वो सुना? बाकी दोस्तों ने ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया, वो लोग अपने में ही लगे हुए थे। लेकिन शिवनाथ ने जोर देकर कहा कि उसने अपना नाम पुकारते हुए आवाज़ सुनी थी। बाकी दोनों ने उसे मजाक में ले लिया, लेकिन शिवनाथ के चेहरे पर डर दिख रहा था। शाम के 7 बजे उन्होंने वापस घर जाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी बॉनफायर बुझाई और हाईवे की तरफ चलना शुरू किया। वो लोग नदी से थोड़ी ही दूर पहुंचे होंगे, तभी एक ठंडी हवा चलने लगी और दूर से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ एक औरत की दर्द में कराहने की थी। शिवनाथ अचानक रुक गया और धीरे से बोला, क्या तुमने ये सुना? इस बार रवि और सुशांत ने भी सर हाँ में हिलाया। उनके चेहरे डर से पीले हो गए। कराहने की आवाज़ तेज़ होती गई। ऐसा लग रहा था कि वो जो भी औरत है उन्हीं के पास आ रही हो। बिना वक्त गवाए तीनों ने भागना शुरू कर दिया ताकि वो जल्दी से हाईवे की तरफ पहुंच सकें। जंगल में दौड़ते हुए उन्हें अपने पीछे भारी कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। सुशांत और शिवनाथ एक दिशा में दौड़े, जबकि रवि घबराते हुए जंगल के घने हिस्से में दौड़ गया। सुशांत और शिवनाथ का दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था। कुछ ही देर में वो हाईवे पर पहुंच जाते हैं और आसपास की गुजरती हुई गाड़ियों से मदद मांगने लगते हैं। उन्हें देख एक ट्रक वाला उनके पास रुकता है। वो दौड़कर ट्रक वाले के पास जाते हैं और कांपते हुए अपनी आपबीती बताने लगते हैं। ड्राइवर, जो कि एक 40 साल का लेकिन हट्टा कट्टा आदमी था, वो उन्हें ट्रक के पास ही इंतज़ार करने को कहता है और ख़ुद एक हनुमान जी की छोटी मूर्ति लेकर और गंगा जल लेकर उनकी बताई हुई दिशा में जाने लगता है। जंगल में थोड़ी अंदर जाने के बाद वो ट्रक ड्राइवर देखता है कि रवि बेहोश पड़ा हुआ है और रवि का पैर पकड़कर एक चुड़ैल उसे नदी की तरफ ले जा रही होती है। वो ट्रक ड्राइवर वहीं से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करता है और दौड़ते हुए रवि के पास चला जाता है। ट्रक ड्राइवर को देख के ही वो चुड़ैल नदी में कूद जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है। ट्रक ड्राइवर रवि के पास पहुँचता है और उसके ऊपर गंगा जल का छिड़काव करता है और अपने कंधे पर उठाकर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जंगल से बाहर निकलने लगता है। थोड़ी देर में वो वापस हाईवे पर पहुंच जाता है। रवि को सुरक्षित देखकर सुशांत और शिवनाथ दोनों राहत की सांस लेते हैं और ट्रक ड्राइवर का धन्यवाद कहते हैं। ट्रक ड्राइवर ने बताया कि ये जंगल भूतिया है और तुम लोग बहुत ही भाग्यशाली थे जो बच गए। हाय, मैं हूँ आशीष कुमार और ये कहानी मुझे मेरे दोस्त अंश ने लिख कर भेजी है, जो कि उसको अमन ने बताई है। और अमन को भी
उसके पापा ने बताई थी। अमन के पापा 2004 में बस अपने काम का शुरुआत ही कर रहे थे। 2003 में अपना बी फार्मा में ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के बाद वो अपने शहर के कैपिटल शहर में बड़े हॉस्पिटल में काम की तलाश में जाते हैं। अब आप सोचेंगे ये कैपिटल शहर क्या होता है। ये कहानी वेस्ट बंगाल की है और वैसे ही उसका कैपिटल शहर हुआ कोलकाता। तो वो अपने छोटे से शहर से कोलकाता काम की तलाश में रहने लगे। एक हफ्ते के अंदर ही अमन के पापा को एक हॉस्पिटल में जहाँ एक क्लिनिकल डेटा मैनेजर की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ उनकी नौकरी ठीक ठाक सैलरी में लग जाती है और अपने सैलरी से आधे पैसे वो घर पर भेजते हैं और आधे खुद रखते हैं। अमन के पापा के परिवार में इस समय अमन के पापा, अमन के चाचा और अमन की दादी ही रहती हैं। कुछ महीनों में अमन के पापा की शादी हो जाती है और अमन के चाचा, जिन्हें हम इस कहानी में आलोक चाचा कहकर बुलाएंगे, वो अमन के पापा की शादी में 12वीं कक्षा में होते हैं। पर वो पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और हर वक्त दोस्तों के साथ ही घूमते रहते, या ऐसा कहूँ तो पूरे समय आवारागर्दी करते। अमन के पापा के रहते आलोक चाचा थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर भी लिया करते, पर उनके जाने के बाद वो बिल्कुल पढ़ाई लिखाई छोड़ चुके थे। वो दिन भर साइबर कैफ़े में जाकर GTA खेलते हैं और शाम को दोस्तों के साथ आवारागर्दी करते हैं। और अमन के पापा ने ये भी बताया कि उस वक्त GTA का क्रेज़ इतना था जितना आजकल फ्री फायर और PUBG का क्रेज़ है। आलोक चाचा की इस हरकतों को देखकर अमन की दादी बहुत चिंता में रहती थी। जैसे ही आलोक चाचा 12वीं पास करते हैं, अमन के पापा उन्हें अपने साथ कोलकाता में उन्हें रहने बुला लेते हैं। वो कोशिश करते हैं कि आलोक चाचा की भी हॉस्पिटल में ही नौकरी लग जाए, क्योंकि पढ़ाई तो वो ऐसे भी नहीं करते थे। लेकिन उस हॉस्पिटल में कोई भी रिक्वायरमेंट खाली नहीं थी। पर मैनेजर से थोड़ा रिक्वेस्ट करने के बाद आलोक चाचा की उसी हॉस्पिटल में नौकरी लग गई। लेकिन हॉस्पिटल के बैकयार्ड में जो मॉर्चरी यानी मुर्दा घर में नाइट शिफ्ट केयर टेकर के तौर पर नौकरी लगी, जो कि रात 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक की थी और सैलरी अमन के पापा से आधी थी। पर मैनेजर ने ये बोला, जब कोई डेड बॉडी आएगी तभी तुम मुर्दा घर के अंदर जाओगे और बाकी समय तुम हॉस्पिटल के बैक गेट पर बैठकर मुर्दा घर पर नज़र रखना और मुर्दा घर का खिड़की खुला रहने देना। और एक बात, मुर्दा घर के अंदर से कुछ भी आवाज़ें आएँ, तुम रात 12 बजे से 4 बजे के बीच अंदर गलती से भी अकेले मत जाना। उसी रात से ही आलोक चाचा अपनी नौकरी पर आने लगे। कुछ दिन उन्होंने मैनेजर की सारी बातें मानी और आलोक चाचा ने सोचा मैनेजर सच कहता था, कुछ आवाज़ें हर रात ही आती हैं। पर जब रात में दूसरी डेड बॉडी आती है तब मुर्दा घर के अंदर सब शांत हो जाते हैं। आलोक चाचा आवाज़ें सुनकर डरते थे, पर अमन के पापा के रिक्वेस्ट करके नौकरी दिलाने के कारण वो बिना किसी शिकायत के वहाँ काम करते। जब आलोक चाचा को काम करते हुए कुछ हफ्ते बीत गए, वो अब मुर्दा घर की आवाज़ों से फेमिलियर हो चुके थे। एक दिन वो सोचते हैं, मैं इतने दिन से काम कर रहा हूँ, आज तक मुझे पता नहीं चला कि ये अंदर से किस चीज़ की आवाज़ें आती हैं। तो वो उसी रात उसी खुली खिड़की से अंदर झांकने लगे, पर उनके अंदर झांकते ही मुर्दा घर में सब शांत हो गया। जो आवाज़ें आना शुरू हुई वो बंद हो गई। वो वापस जाकर अपनी चेयर पर बैठ गए। कुछ देर बाद फिर अंदर से कुछ आवाज़ें आने लगी। इस बार वो दबे पैर मुर्दा घर की तरफ बढ़ने लगे और अचानक ही अंदर देखते हैं, पर फिर से तब तक सब शांत हो चुका था और ये सोचते हुए वापस जाने लगे कि आवाज़ें तो आती हैं, पर जब मैं देखता हूँ तब सब शांत हो जाता है। उन्होंने जैसे ही बैक डोर की तरफ नज़र डाली, उन्होंने देखा वहाँ से कुर्सी गायब है। पहले वो सोचते हैं कोई स्टाफ चेयर अंदर तो नहीं लेके चला गया, और इधर उधर देखने लगते हैं। उन्होंने देखा उस मुर्दा घर के छत पर जाने के लिए
जो सीढ़ियाँ बनी हैं वहीं उनकी चेयर रखी हुई है। वो चेयर लेने वहाँ पहुँचे ही थे कि उन्होंने सुना छत के ऊपर से सेम वैसी ही आवाज़ आ रही है जैसे मुर्दा घर के अंदर से रोज़ आती है। वो चेयर छोड़ जल्दी से दौड़कर छत पर चले गए। जाते ही उन्होंने देखा एक आदमी छत की दूसरी कोने में एक बड़ा पत्थर हाथ में लेकर ज़मीन पे बैठे हुए ज़मीन पर मार रहा था। आलोक चाचा ज़ोर से पूछते हैं, कौन है वहाँ और इतना रात गए क्या नाटक चल रहा है? उनका यह कहना पूरा हुआ ही था कि वो आदमी उसी कोने से नीचे कूद जाता है। वो वहाँ जाके नीचे देखते हैं पर नीचे कोई नहीं होता। वो वापस सीढ़ी से नीचे जाने लगे और सोच रहे होते हैं कौन पागल था और ये अंदर कैसे आया। वो चेयर लेकर अपनी जगह पहुँचे और उनको फिर वही आवाज़ मुर्दा घर के अंदर से सुनाई पड़ती है। इस बार वो सीधे मुर्दा घर का गेट खोलकर अंदर पहुँचे और वो देखते हैं कि वही पागल अंदर बैठकर एक सड़ी गली डेड बॉडी के सर पर अपने हाथ में लिया हुआ वो पत्थर मारे जा रहा था। आलोक चाचा ने बोला, ए कौन है तू, छोड़ उसको और बाहर आ। पर वो मारे जा रहा था। अब आलोक चाचा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे ही उसके ठीक सामने पहुंचते हैं तो वो आदमी उनकी तरफ देखता है। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा डरावना था। आलोक चाचा समझ गए ये कोई पागल नहीं, भूत है। वो इतना डर चुके थे कि उनका पैर वहीं जम गया। धीरे धीरे वो भूत उनके सामने खड़ा हो जाता है और चक्कर खाकर आलोक चाचा वहीं बेहोश हो जाता है। अगली सुबह 6 बजे जब कुछ स्टाफ उन्हें मुर्दा घर में बेहोश पाते हैं, आलोक चाचा को जगाया जाता है और वो स्टाफ उनसे पूछने लगते हैं, आलोक तो यहाँ मुर्दा घर में क्या सो रहा था? वो देखते हैं अभी वो जगह एकदम नॉर्मल लग रही थी। वो बोलते हैं अंदर उन्हें ठंडा ठंडा लग रहा था इसलिए वो वहीं सो गए और ज़्यादा कुछ नहीं बताते हैं। वो वहाँ से चले जाते हैं। घर पहुँच के अमन के पापा को सब बता देते हैं और अगली बार से वो हॉस्पिटल में काम करने नहीं जाते। आज अमन के पापा एक मेडिकल स्टोर में काम करते हैं और आलोक चाचा ऑटो रिक्शा चलाकर अपना गुजारा करते हैं। हाय, मैं हूँ आशीष कुमार और ये कहानी मुझे संदीप भैया ने भेजी है। बिहार के एक छोटे से कस्बे में एक ज़मीन थी जो लोगों के बीच एक अजीब सी चर्चा का कारण थी। इस ज़मीन के पीछे एक पुराना खस्ता हाल मकान था जिसे लोग भूतिया घर कहते थे। ये घर पुराने ज़माने का था और इसके बारे में काफ़ी अजीब और डरावनी कहानियाँ मशहूर थी। फिर भी 28 साल के संदीप ने 2023 में ये ज़मीन खरीद ली। संदीप एक प्रैक्टिकल इंसान था जो ना ही भूतों में विश्वास करता और ना ही ऐसी किसी कहानियों में। उसके लिए लोगों की बातें सिर्फ अफवाहें थीं। संदीप के पेरेंट्स ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन संदीप ने उनकी एक भी न सुनी। संदीप के उस ज़मीन को खरीदने के पीछे 2 कारणें थी। सबसे पहला कि वो जो ज़मीन थी वो आस पड़ोस की ज़मीनों से आधे दाम में मिल रही थी और दूसरा कि वो जो ज़मीन थी वो सड़क के जस्ट किनारे ही थी। आखिर में संदीप के पेरेंट्स ने एक शर्त रखी कि घर के पिछले हिस्से में एक पूजा रूम ज़रूर बनेगा। संदीप इस शर्त को मानने को तैयार हो गया। करीब 7 से 8 महीने के अंदर उस ज़मीन पर संदीप का घर बनकर तैयार हो चुका था। अब संदीप उसी घर में रहने लगा था। एक रात आधी रात में संदीप की नींद खुलती है तो संदीप ने अपने बेडरूम के बाहर से हल्की हल्की आवाज़ें सुनी। पहले तो उसने सोचा शायद सड़क से आवाज़ें आ रही होंगी, लेकिन ध्यान देने पर उसे सुनाई दिया कि वो आवाज़ें उसके घर के पीछे वाले भूतिया घर से आ रही है। वो आवाज़ें कभी किसी हल्की सी हंसी की और कभी कभी रोने की आती। डर के मारे संदीप ने अपने पेरेंट्स को सारी बातें बता दी जो कुछ दिनों से उसके साथ घट रही थी।
उसके पेरेंट्स ने उसे कहा कि रोज़ पूजा रूम में दिया जलाए और प्रार्थना करे। संदीप ने बिल्कुल वैसा ही किया। उसके बाद कुछ दिनों के लिए वो आवाज़ें उसके घर में आना बंद हो चुकी थी, लेकिन उसके घर का माहौल अब भी अजीब था। कभी रात के 1-2 बजे उसे लगता कि उसके छत पे किसी के कदमों की आहट हो रही है, और कभी लगता कि हवा एकदम ठंडी और भारी हो गई है। अजीब बात यह थी कि जो भी आवाज़ें थीं वो पूजा रूम के पास आते ही रुक जाती, जैसे कि वो जगह उन्हें अंदर आने से रोक रही हो। संदीप ने इस बात को ध्यान में रखा और अब पूजा में और ज़्यादा विश्वास करने लगा। संदीप के घर का पीछे का भूतिया मकान आज भी वही है। लेकिन एक रात संदीप ने सोचा कि वो उस घर के अंदर जाकर देखेगा कि अंदर क्या है। प्रार्थना करने के बाद हाथ में टॉर्च लेकर वो धीरे धीरे उस मकान की तरफ चलने लगा। अंदर जाते ही उसने देखा कि मकान का माहौल एकदम सन्नाटे से भरा हुआ है। वो मकान इतना शांत था कि संदीप अपनी सांसों की भी आवाज़ सुन पा रहा था, और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। उसने एक पुरानी सीढ़ी देखी जो ऊपर जा रही थी। जब उसने सीढ़ी पर कदम रखा तो उसने सुना एक हल्की सी आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ किसी औरत के गुनगुनाने की थी। संदीप का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत रखी और ऊपर चढ़ गया। एक पुराना दरवाज़ा धीरे धीरे खुद ही खुल गया। अंदर एक कमरा था और एक कोने में एक कुर्सी पर एक परछाई बैठी थी। जैसे ही संदीप ने टॉर्च की रोशनी उस परछाई पर डाली, उस परछाई ने धीरे धीरे अपना सर उठाया। जैसे ही संदीप ने यह देखा, वो सीधा मुड़कर सीढ़ियों से नीचे आ गया और अपनी घर की तरफ दौड़ गया, और घर आकर सीधा पूजा रूम में बैठ गया। उस दिन के बाद संदीप ने उस मकान की तरफ कभी नहीं देखा। लोग कहते हैं कि आज से 80 साल पहले उस घर में एक बुढ़िया का परिवार रहता था। वो बुढ़िया काला जादू करती थी और उसने अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए अपने पति तक को नहीं छोड़ा, और अब उसकी नज़र उसके नाती पर थी। उसके बच्चों को इस बात का पता लग चुका था, और अचानक ही रातों रात उसे वो उसी घर में बंद करके किसी बड़े शहर चले जाते हैं। माना जाता है कि आज भी उस बुढ़िया का भूत उसी मकान में है और उसे कभी मुक्ति नहीं मिल पाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए स्टोरी के साथ, नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।